नमस्कार, बीकेसी गुरु की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न बैंक हल 2021-22 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान। भूगोल के सेक्शन में हम शुरू करते हैं संसाधन एवं विकास। सही विकल्प चुनकर लिखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है? तो मनुष्य जैव संसाधन है, मत्स्य जीवन जैव संसाधन है, प्राणी जगत जैव संसाधन है, तो चट्टानें अजैव संसाधन है। फिर लेते हैं दूसरा, काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत भूभाग में वनों का विस्तार होना चाहिए? 33% भूभाग में वनों का विस्तार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? किस राज्य में की जाती है? उत्तराखंड में की जाती है। ऑप्शन नंबर घ यहाँ सही है। पांचवा है, ज्वारी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? किस प्रकार का संसाधन नहीं है? मानवकृत है, अजैव है, अचक्रीय है, लेकिन पुनः पूर्ति योग्य संसाधन नहीं है। फिर लेंगे छठवां नंबर, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर क, खनिज तेल का भंडार सीमित है। फिर सातवां नंबर, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? ऑप्शन नंबर ग, ब्रुंडलैंड कमीशन ने। फिर आठवां है, निम्नलिखित में से मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ग, राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लौह अयस्क खालिस्तान प्रकार का संसाधन है। किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क अजैव संसाधन है। अजैव संसाधन है। फिर दूसरा देखिए, जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उस खालिस्तान भूमि कहते हैं। क्या भूमि कहेंगे उसे जिसे जोतने योग्य नहीं होती? बंजर भूमि कहते हैं। फिर तीसरा नंबर आया, काली मृदा खालिस्तान को मृदा भी कहते हैं। काली मृदा को खालिस्तान मृदा भी कहते हैं, रेगुर मृदा भी कहते हैं। रेगुर मृदा भी कहते हैं। या भारत के कुल संचित क्षेत्र के लगभग खालिस्तान प्रतिशत हिस्से पर पर ही खेती हो सकती है। कितने प्रतिशत भाग पर ही खेती हो सकती है? 54% भाग पर खेती हो सकती है। फिर देश के कुल क्षेत्रफल का 43% भूभाग खालिस्तान क्षेत्र है, 43% भूभाग मैदानी क्षेत्र है, मैदान क्षेत्र है। अब लेते हैं सही जोड़ी। तो सही जोड़ी मिलाते हैं। विकासशील देश, विकासशील देश कौन है? भारत है। विकसित देश कौन है यहाँ पर? अमेरिका है। लद्दाख क्या है? शीत मरुस्थलीय क्षेत्र है। राजस्थान क्या है? राजस्थान में थार का मरुस्थल है। और लावा के प्रवाह से निर्मित क्या हुआ है? दक्कन ट्रैप या दक्कन का पठार का निर्माण लावा से हुआ है। सत्य एवं असत्य लिखिए। तो देखिए, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। फिर दूसरा देखिए, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। यह कथन भी सत्य है। फिर तीसरा देखते हैं, शैल और धातुएं जैविक संसाधन हैं। शैल और धातुएं तो अजैव संसाधन है, तो यह क्या हो जाएगा? असत्य कथन है। चौथा नंबर देखते हैं, पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। यह कथन भी सत्य है। फिर अंतिम देखते हैं, जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो उसे
शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। यह कथन भी असत्य है। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर तीसरा देखिए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था। तो लिखिए रियो डी जेनेरो। फिर आगे देखिए, देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पठारी क्षेत्र है? पठारी क्षेत्र कितना प्रतिशत है? 27% है। और 5वां देखिए, मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है? मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल भूरा होता है। लाल भूरा होता है। अब लेते हैं चैप्टर नंबर 2, वन एवं वन्य जीव संसाधन। इस चैप्टर से 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाने हैं। 1-1 अंक के 2 प्रश्न और 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्राकृतिक सीमा से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? स्थानिक। ऑप्शन नंबर घ सही है। फिर दूसरा लेते हैं, सरिस्का बाघ रिजर्व परियोजना स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर क सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था? संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव ओडिशा में पास किया गया था। ऑप्शन नंबर क सही है। पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है। क्या है प्रमुख कारण? स्थानांतरित खेती के लिए वनों की कटाई हो रही है। निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ग सही है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हिमालयन यव एक खालिस्तान पौधा है। कैसा पौधा है? औषधीय पौधा है। औषधीय पौधा है। दूसरा लेते हैं, भारत में सघन वन खालिस्तान प्रतिशत है। सघन वन का क्षेत्र कितना प्रतिशत है? 12.2% है। तीसरा लेते हैं, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और स्थाल जनजातियां खालिस्तान और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। एक तो कदम्ब का पेड़ है, और कौन से पेड़ की पूजा होती है? महुआ। तो यहाँ आ जाएगा महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा होती है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान राज्य में स्थित है। कहाँ है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है। और यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। अभी फ़िलहाल हमें राज्य पूछा गया है, तो हम यहाँ पर राज्य मध्य प्रदेश लिख दें। फिर देखेंगे, पश्चिम बंगाल में खालिस्तान टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। कौन सा टाइगर रिजर्व गंभीर खतरे में है? तो यहाँ पर आ जाएगा बक्सा। यहाँ आ जाएगा बक्सा। फिर लेते हैं सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलाते हैं। काला हिरन, काला हिरन के सामने क्या होगा सही जोड़ी? संकटग्रस्त है। एशियाई हाथी, एशियाई
हाथी क्या है? शुभेद्य है। एशियाई हाथी कैसा है? शुभेद्य है। फिर अंडमान जंगली सुअर, अंडमान जंगली सुअर स्थानिक है। और हिमालयन भूरा भालू ये कैसा है? दुर्लभ है। और गुलाबी सिर वाली बतख ये लुप्त है। तो इस तरह से सही जोड़ी बनकर तैयार होती है। सत्य असत्य में चलिए देखते हैं। वनों पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। दूसरे सभी जीव वनों पर निर्भर करते हैं क्या? बिल्कुल सत्य है। फिर देखते हैं भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। यह भी सत्य है। फिर तीसरा है पेरियार बाघ रिजर्व परियोजना केरल राज्य में स्थित है। यह भी सत्य है। फिर चौथा लेते हैं सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। यह असत्य है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, यह कथन असत्य है। तो फिर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ध्यान रखें, पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसीलिए उत्तराखंड यहाँ पर असत्य है। फिर लेते हैं आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। फिर देखिए एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए भूमि पर रहने वाला सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है? कौन सा है? तेंदुआ है। सबसे तेज स्तनधारी प्राणी तेंदुआ है। फिर देखिए दूसरा, भारत का कितने प्रतिशत राष्ट्रीय जल क्षेत्र प्रदूषित है? 70%। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 70%। फिर तीसरा है श्लेष और वर्ण किससे संबंधित है? श्लेष और वर्ण किससे संबंधित है? स्थानांतरित कृषि से। स्थानांतरित कृषि से संबंधित है। फिर आगे आया विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी किसे माना गया है? औद्योगिकरण को माना गया है। औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, विनाश हो रहा है। औद्योगिकरण, चलिए औद्योगिकीकरण हो गया। फिर पांचवा है टिहरी में किसानों द्वारा किया गया आंदोलन का नाम लिखिए। क्या आंदोलन था? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा ने प्रारंभ किया था। अब देखिए तीसरा नंबर में आ गया हमारा जल संसाधन। यह 1 अंक यहाँ पर आवंटित है। 1 अंक का एक वस्तुनिष्ठ पूछा जाना है। सही विकल्प चुनकर लिखिए हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया या बना है? किस नदी पर बना है? महानदी पर बना है। ऑप्शन नंबर ख सही है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यहाँ भी ऑप्शन नंबर ख सही है। निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? किस पर नहीं है? तो देखिए सतलुज पर तो है, महानदी पर भी है, नर्मदा पर भी है। किस पर नहीं है? यमुना पर नहीं है। फिर देखिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ताज़ा पानी का स्रोत है? ताज़ा पानी का स्रोत कौन है? वर्षा है, भूजल भी है, भूतल भी है। तो कौन नहीं है? यानी ये तीनों हैं तो हम क्या लिखेंगे? उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% है? किसके द्वारा आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% है? किसके द्वारा है 22% भाग?
तो यहाँ पर है जल विद्युत ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर सही है, जल विद्युत ऊर्जा। सही जोड़ी बनाइए। गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध तो भैया चंबल नदी पर है, तो इसके सामने क्या आ जाएगा, चंबल नदी। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, तो ये हो जाएगा, इसके सामने कृष्णा नदी लिख देंगे। कृत्रिम झील, कृत्रिम झील कहाँ पर है, भोपाल में है, तो इसके सामने भोपाल आ जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस नदी से संबंधित था, नर्मदा नदी से संबंधित था। और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार के शोक के सामने क्या लिख देंगे, कोसी नदी। सत्य असत्य छाट कर अब लिखना है। महासागर का जल अलवणीय जल होता है, यह कथन तो असत्य है, लवणीय जल होता है, तो यह कथन हो गया असत्य। फिर दूसरा लेते हैं, कावेरी नदी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच का विवाद है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य का विवाद है, यह कथन सत्य है। फिर तीसरा देखते हैं, सरदार सरोवर बांध गुजरात में ताप्ती नदी पर बनाया गया है, यह कथन असत्य है। अभी हमने पढ़ा नर्मदा नदी पर बनाया गया है, तो यह कथन कैसा हो गया, असत्य हो गया। फिर चौथा देखिए, प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के समय वृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कराया गया था, यह कथन तो सत्य है। फिर देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था, यह कथन भी सत्य है। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। भारत में कुल विद्युत का कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है, कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है, 22% जल विद्युत से प्राप्त होता है। फिर दूसरा देखते हैं, भारत में सतलुज व्यास बेसिन और कौन सा बांध बनाया गया है, पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो भाखड़ा नांगड़ बांध बनाया गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, भाखड़ा नांगड़ बांध। हाँ, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। फिर अगला है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है, कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। फिर 5वां नंबर है, सरदार सरोवर बांध परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है, कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है, 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। फिर है अंतिम, बहुउद्देशीय परियोजना का कोई एक उद्देश्य लिखिए, तो क्या है उद्देश्य, देखिए सिंचाई भी है उद्देश्य, फिर बिजली उत्पादन है, बाढ़ रोकना है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, तो हम यहाँ पर सिंचाई लिख देंगे। चलिए, कृषि से संबंधित अब हम लेते हैं चैप्टर, और इस पर आवंटित अंक है 3, एक एक अंक के 2 वस्तुनिष्ठ होंगे और 2 अंक का 1 प्रश्न होगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में लगाई जाती है, तो ऐसी कृषि को हम बोलते हैं बागाती कृषि, ऑप्शन नंबर क। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, तो रबी की फसल कौन सी है, गेहूं है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है, फलीदार फसल कौन सी है, दालें यहाँ पर फलीदार फसलें हैं। चौथा नंबर है, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, तो 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, तो ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है,
कौन सी है? सबसे ज़्यादा खाद्यान्न फसल चावल है। सत्य असत्य छांटकर हमें फिर से लिखना है। अब यहाँ पर देखिए, रोपण कृषि के द्वारा चाय, कॉफ़ी और रबर इत्यादि का रोपण किया जाता है। सत्य है। फिर देखते हैं दूसरा नंबर, वर्ष 2015 के आंकड़ों के आधार पर भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह कथन भी सत्य है। फिर कपास, जूट और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली रेशेदार फसलें हैं। यह कथन भी सत्य है। फिर देखिए, भारतीय कृषि 60% लोगों को आजीविका प्रदान करती है। यह कथन असत्य है। 60% लोगों को आजीविका प्रदान नहीं करती। अब देखिए, चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, यह कथन भी सत्य है। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। भारतीय जनसंख्या का मूल आधार क्या है? भारतीय जनसंख्या का मूल आधार है कृषि। फिर देखिए, देश के किन राज्यों में चावल की 2 या 3 फसलें ली जाती हैं? पश्चिम बंगाल में ली जाती हैं 2 या 3 फसलें, पश्चिम बंगाल में। फिर तीसरा है, भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य भी पश्चिम बंगाल ही है। फिर चौथा प्रश्न लेते हैं, भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? ऐसे क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है, गहन कृषि। फिर अंतिम है, उस फसल का नाम बताएं जो उत्तर भारत में खरीफ तथा दक्षिण भारत में रबी की फसल है। ऐसी फसल है तिल। तिल वह फसल है जो उत्तर भारत में खरीफ के समय लगाई जाती है और दक्षिण भारत में रबी के समय लगाई जाती है। चलिए अब समझते हैं खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इस चैप्टर से कुल आवंटित अंक हैं 8। 1 अंक का वस्तुनिष्ठ आएगा, 3 अंक का एक प्रश्न और 4 अंक का एक मानचित्र पूछा जाएगा। तो देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज कौन है? अभ्रक है। दूसरा है, मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो मैग्नीज का उत्पादन ओडिशा राज्य में सबसे अधिक होता है। तीसरा है, देश का लगभग 52% तांबा कौन सा राज्य उत्पादित करता है? मध्य प्रदेश करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोयले का प्रकार है जिसका वाणिज्य प्रयोग में अधिक किया जाता है? तो जिसका उपयोग वाणिज्य प्रयोग में अधिक किया जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर घ, बिटुमिनस। फिर हम लेते हैं 5वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? नवीकरणीय स्रोत कौन नहीं है? आणविक ऊर्जा। इसे हम नवीकरण नहीं कर सकते। शेष नवीकरणीय स्रोत हैं जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सब नवीकरणीय हैं। तो नवीकरणीय कौन सा नहीं है? आणविक ऊर्जा नहीं है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिर देखते हैं, पहला नंबर है, भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादन खालिस्तान क्षेत्र से प्राप्त होता है। मुंबई हाई से प्राप्त होता है, मुंबई हाई से। चलिए दूसरा नंबर है, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र खालिस्तान में स्थित है। सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भुज के निकट माधोपुर में है, माधोपुर। अब लेते हैं तीसरा नंबर, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य खालिस्तान है। तेल उत्पादक राज्य, सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य असम है। असम या असम लिख दें अभी तो, असम है। फिर
कोयला उत्पादन में भारत का खालिस्तान स्थान है। कोयला उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है, तो यहाँ लिख देंगे 5वां। फिर है जलोढ़ निक्षेप खालिस्तान के नाम से जाने जाते हैं। क्या नाम से जाने जाते हैं? प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। प्लेसर निक्षेप के नाम से जलोढ़ निक्षेप जाने जाते हैं। अब सही जोड़ी बनाएंगे। सही जोड़ी में देखिए, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन है? कोयला है, जो समाप्त हो सकता है। तांबा, अब तांबा कहाँ पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में? बालाघाट में। फिर तीसरा नंबर है दंत मंजन, तो दंत मंजन टाइटेनियम आ जाएगा यहाँ पर। फिर अभ्रक निक्षेप छोटा नागपुर का पठार आ जाएगा, और मैग्नीज के सामने उड़ीसा आ जाएगा। अब सत्य असत्य छांटकर लिखिए। भारत में 98% कोयले के भंडार गोंडवाना युग के हैं। यह कथन सत्य है। फिर दूसरा है खनिज केवल कठोर रूप में पाए जाते हैं। यह कथन तो असत्य है। फिर तीसरा नंबर है अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत घटती है। यह कथन भी असत्य है। फिर देखिए अंतिम, हीरे की खुदाई सर्वप्रथम भारत में हुई थी। यह कथन बिल्कुल सत्य है। अब एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत किस देश को सर्वाधिक लौह अयस्क निर्यात करता है? किसको सर्वाधिक लौह अयस्क निर्यात करता है? जापान को। फिर दूसरा नंबर लेते हैं, चूने के पत्थर का सबसे अधिक उपयोग किस उद्योग में होता है? सीमेंट उद्योग में होता है। यहाँ लिख देंगे सीमेंट उद्योग में। तीसरा नंबर है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर है। फिर अगला है कोयला किस प्रकार का खनिज है? तो अधात्विक ऊर्जा खनिज। तो लिख देंगे अधात्विक ऊर्जा खनिज। अधात्विक ऊर्जा खनिज। अब समझते हैं विनिर्माण उद्योग। यह चैप्टर 4 अंक का है। इसमें 1 अंक का एक वस्तुनिष्ठ और 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। भारत में कौन सा राज्य सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ख आएगा गुजरात। दूसरा है भारत में रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन नंबर ख आएगा मैसूर। तीसरा है भारत के किस राज्य में चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर ग उत्तर प्रदेश। फिर आया प्रथम जूट मिल की स्थापना किस स्थान पर हुई? किस स्थान पर हुई? तो चौथे का आ गया क कोलकाता। फिर लेते हैं भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। ऑप्शन नंबर ख सही है यहाँ पर। फिर छठवां नंबर है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर किस राज्य में स्थित है? तो यह झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ग सही है। सातवां है हवाई जहाज बर्तन व तार बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो 7वें में यहाँ आ गया ख नंबर सही, एल्यूमिनियम। फिर 8वां है भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है भिलाई इस्पात संयंत्र? छत्तीसगढ़ में है। तो ऑप्शन नंबर ख सही है। विश्व में जूट निर्यात में भारत कौन से स्थान पर है? जूट निर्यात में द्वितीय स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ख सही है।
अब लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत विनिर्माण उद्योग से कुल घरेलू उत्पादन का खालिस्तान प्रतिशत प्राप्त करता है। विनिर्माण उद्योगों से कितना करता है? 17.2%। 17.2%। दूसरा लेते हैं, भारत में चीनी उत्पादन में विश्व में खालिस्तान स्थान है। तो विश्व में भारत का कौन सा स्थान है चीनी उत्पादन में? दूसरा स्थान है। तीसरा लेते हैं, गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग खालिस्तान में स्थापित किया गया है। तो फिर कहाँ स्थापित किया गया है? सूरत में। तो यहाँ पर आ जाएगा सूरत। चौथा देखते हैं, वस्त्र उद्योग में खालिस्तान लोग कार्यरत हैं। कितने लोग कार्यरत हैं? 350 लाख, या हम बोल देंगे 3.5 करोड़ लोग कार्यरत हैं। फिर आ गया बोकारो इस्पात संयंत्र सन खालिस्तान में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? वर्ष 1972 में। 1972 ईस्वी में। अब लेते हैं सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में पहला है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसकी जोड़ी इसके सामने क्या आएगा? संयुक्त उद्योग। फिर बजाज ऑटो लिमिटेड के सामने क्या होगा? यह निजी उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। फिर सीमेंट उद्योग का संबंध किससे है? चूना पत्थर से है। और वायु प्रदूषण किससे होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर सही है। ठीक है, अब यहाँ लेते हैं सत्य असत्य छाट कर लिखिए। सत्य असत्य छाट कर लिखना है हमें। पहले आ गया टिस्को। टिस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा लेते हैं, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। यह कथन भी सत्य है। फिर तीसरा है, तृतीयक कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। यह कथन असत्य है। फिर देखिए, भारत जापान को सूत निर्यात करता है। सत्य है। फिर अगला है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को है। यह कथन असत्य है। फिर आगे आएगा, भारत में चीनी की मिलें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में हैं। सत्य है यह कथन। और सातवां देखिए, उर्वरक बनाने के लिए कच्चा माल लोहा, अयस्क, कोयला एवं चूना का उपयोग किया जाता है। यह कथन असत्य है। चलिए, एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। पहला है, स्वामित्व के आधार पर उद्योग को किन वर्गों में बांटा जाता है? कितने वर्गों में बांटा जाता है? 4 वर्गों में बांटा जाता है। फिर दूसरा है, आधारभूत उद्योग किस उद्योग को कहते हैं? किसे कहते हैं हम? लौह इस्पात उद्योग को कहते हैं। किसे कहते हैं? लौह इस्पात उद्योग को कहते हैं। फिर लेते हैं तीसरा नंबर, सूती वस्त्र निर्माण उद्योग के कोई 2 प्रमुख शहरों के नाम लिखिए। कोई 2 प्रमुख शहर हैं, अहमदाबाद एवं मुंबई। अहमदाबाद एवं मुंबई। चलिए, अंतिम है, किस शहर को
भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं भारत का मैनचेस्टर। अब लेते हैं चैप्टर नंबर 7। इस चैप्टर से 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। 1-1 अंक के 2 और 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है? तो कितने रेल प्रखंड हैं? 16 लगाएंगे हम यहाँ। ऑप्शन नंबर ग सही है। फिर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित उत्तर दक्षिण गलियारा से जुड़ा है? कौन जुड़ा हुआ है? श्रीनगर और कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर क। फिर तीसरा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ की खाड़ी में कौन सा पहले पतन के रूप में विकसित किया गया? कौन सा सबसे पहले किया गया था? कांगला। ऑप्शन नंबर क सही है। चौथा है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? कब किया गया था? 1953 में। ऑप्शन नंबर क सही है। फिर भारत के कुल निर्यात का 50% लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात होता है? किससे निर्यात होता है? यह निर्यात होता है मारमागाओ। ऑप्शन नंबर ग। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान है, खालिस्तान लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हैं। 150 लाख, या हम इसे कह देंगे 1.5 करोड़। 150 लाख। फिर दूसरा खालिस्तान है, राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच का आदान प्रदान खालिस्तान कहलाता है। व्यक्तियों के बीच का आदान प्रदान क्या कहलाता है? व्यापार ही तो कहलाता है। यहाँ जाएगा व्यापार। फिर तीसरा है, खालिस्तान देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है तथा विश्व के बृहत्तम संचार तंत्र में से एक है। कौन है? दूरदर्शन। दूरदर्शन। फिर चौथा नंबर है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग खालिस्तान सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। तो कौन सी है? अटल टनल। तो यहाँ लिख देंगे अटल टनल। फिर 5वां नंबर है, जिला मार्ग की सड़कों का निर्माण व रखरखाव खालिस्तान द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जिला परिषद द्वारा किया जाता है। जिला परिषद द्वारा। अब है सही जोड़ी। सही जोड़ी में देखते हैं, पहला है जल परिवहन। तो जल परिवहन सबसे सस्ता साधन है। ऑप्शन नंबर ख इसके सामने लिख देंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? महाराजमार्ग की योजना है। महाराजमार्ग के सामने लगा देंगे। फिर तीसरा नंबर के सामने, देश की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? सन 1853 ईस्वी में चली थी। और अंतिम है, राजमार्गों का निर्माण लोक निर्माण विभाग या PWD करता है। तो ये हो गया। अब सत्य असत्य हमें लिखना है। पहला है, मुंबई एक वृहत पत्तन है जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय हैं। सत्य है यह कथन। फिर दूसरा लेते हैं, डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने का एक विशाल कार्यक्रम है। यह भी सत्य है, डिजिटल भारत। फिर देखते हैं, कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय पत्तन है। यह भी सत्य कथन है। फिर चौथा लेते हैं, भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यह कथन भी सत्य है।
फिर अंतिम देखिए, पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत कम होती है, बहुत अधिक होती है, ये तो असत्य हो गया। अब एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। देश का कितना प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है आज भी? तो ये होता है 95% व्यापार समुद्रों द्वारा होता है। दूसरा है, पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर कौन सा पत्तन स्थित है? दक्षिण पूर्वी में तुतीकोरन, यहाँ आ जाएगा तुतीकोरन। फिर आया, हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र कौन सी भाषा में प्रकाशित होते हैं? हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं। फिर देखिए, जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ही तो हम व्यापारी कहते हैं, व्यापारी कहते हैं। और फिर अंतिम है, कम व्यक्तियों, कम दूरी पर कम वस्तुओं के परिवहन में कौन सा मितव्ययी है? सड़क परिवहन सबसे मितव्ययी है, सड़क परिवहन। तो भूगोल से संबंधित आज की यह क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।